मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की धारा है, कौन सी धारा है? बीएनएस की धारा 229, बीएनएस की 229 धारा, जो कि आईपीसी की धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। क्या करती है? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा में उपर्युक्त धारा बीएनएस की धारा 227 और बीएनएस की धारा 228 के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए दंड संबंधी उपबंध है। प्रस्तुत धारा के प्रथम पैरा में वर्णित दंड केवल ऐसी मिथ्या साक्ष्य के अपराध के प्रति लागू होगा जो किसी न्यायिक कार्रवाई में दी गई हो, जबकि द्वितीय पैरा अन्य सभी प्रकार की कार्रवाई के प्रति लागू होगा। यह स्वाभाविक है कि न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य के लिए देय दंड किसी अन्य कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य के लिए देय दंड से अपेक्षाकृत गंभीरतम होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य में लिए गए मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कथन होते हैं उनके अंतर्गत लिए गए बयान अथवा ग्रामवासियों की शिकायत पर ग्राम प्रमुख के विरुद्ध की गई जांच को न्यायिक कार्रवाई नहीं माना गया है। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा 164 के अंतर्गत लिए गए बयान अथवा ग्रामवासियों की शिकायत पर ग्राम प्रमुख के विरुद्ध की गई जांच को न्यायिक कार्रवाई नहीं माना गया है। संतोष सिंह बनाम इजहार हुसैन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई न्यायिक स्वरूप की होने के कारण रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 की धारा 9 के अंतर्गत की जा रही जांच में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। कौन सी धारा? बीएनएस की धारा 229, आईपीसी की धारा 193 के अंतर्गत दंडनीय है। केलर राज बनाम हेमा रेड्डी के मामले में अभियुक्त ने एक झूठा दस्तावेज तैयार करके जालसाजी के अपराध का दुष्प्रयोग किया। उसने यह मिथ्या दस्तावेज किसी मुकदमे में प्रयुक्त किए जाने के आशय से तैयार किया था, जिसका उसने वास्तव में उपयोग नहीं किया। न्यायालय ने निश्चित किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त को बीएनएस की धारा 229 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 193 के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तथापि इस प्रकरण में अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 467 के अंतर्गत प्राइवेट परिवाद के आधार पर अभियुक्त किया जाना उचित होगा। आगे हम आपको बताएंगे। जो आईपीसी की धारा 467 है वो बीएनएस की धारा के अंतर्गत आती, आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक को सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त होने के कारण उसके समक्ष कार्रवाई में झूठे शपथ पत्र पर की गई गलत बयानी के लिए या उसका वरिष्ठ न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी बीएनएस की धारा 231 और आईपीसी की धारा दंड सीआरपीसी की धारा 195 सब क्लोज 1 और बी सब क्लोज 1 के अंतर्गत परिवाद ला सकते हैं, ताकि अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा यानी बीएनएस की धारा 229 और आईपीसी की धारा 193 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। मतलब इस प्रकार के मिथ्या साक्ष्य करने पर परिवाद दायर किया जाएगा। बीएनएस की धारा 229 के अंतर्गत प्रेम सागर मनोचा बनाम राज एनसीटी दिल्ली का वाद भी महत्वपूर्ण है। यानी अब बीएनएस की धारा 229 होगी लेकिन आईपीसी की धारा 193। प्रेम सागर मनोचा बनाम राज एनसीटी दिल्ली का वाद महत्वपूर्ण है। पुलिस थाना महरौली में सन 1999 में जेसिका हत्याकांड के प्रकरण में अन्वेषण के दौरान पुलिस ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान को दिनांक 19 जनवरी 2000 को एक पत्र लिखकर फॉरेंसिक विधि विशेषज्ञ से राय चाहिए गई कि अभियुक्त द्वारा फायर किए 2 कारतूस एक ही पिस्तौल से फायर किए थे या भिन्न पिस्तौलों से। इस पर विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को सूचित किया कि चूंकि आग्नेय अस्त्र उसके परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया था, इसलिए वह इसके बारे में अपना निश्चित मत प्रकट करने में असमर्थ है। तथापि दोनों खाली कारतूसों की तुलना की जाने पर उसके विचार से दोनों कारतूस अलग अलग आग्नेय अस्त्रों से फायर किए गए थे। अभियोजक ने विशेषज्ञ को पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसके कूट परीक्षण की मांग की। अभियोजकों का कहना था कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने हत्या के अभियुक्त मनु शर्मा को बचाने की नीयत से उक्त विशेषज्ञ राय व्यक्त की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञ को दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य का दोषी माना। क्या माना? मिथ्या साक्ष्य का दोषी माना है। परंतु इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील में न्यायालय ने अभिकथन किया कि विधि विज्ञान विशेषज्ञ घटना के तथ्यों का साक्षी नहीं होता है तथा उसकी साक्ष्य की परामर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। उसे अपनी रिपोर्ट के आधार को स्पष्ट करते हुए इसके कारणों का उल्लेख करना चाहिए। न्यायालय ने इंग्लिश प्रमुखवाद नेशनल जस्टिस कंपोनिया नमीरा एस ए बनाम
प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में क्वींस बेंच की वाणिज्यिक शाखा द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए अभिकथन किया कि विधि विशेषज्ञ को अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की छूट होना चाहिए तथा यदि वह अनुभव किया जाता कि विश्लेषण या शोध में कोई कमी रह गई तो उसे अस्थायी घोषित किया जा सकता है, परंतु मिथ्या नहीं कहा जा सकता। चूंकि प्रस्तुत बाद में फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त पिस्तौल को प्रस्तुत किए बिना वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि दोनों कारतूस एक ही आग्नेयास्त्र से फायर किए हुए हैं। भिन्न आग्नेयास्त्रों से, इसलिए उसे मिथ्या साक्ष्य का दोषी नहीं माना जा सकता। अतः उच्च न्यायालय ने निर्णय को अपात्र करते हुए अपील स्वीकार की गई। इस धारा के अपराध के लिए विचारण में वारंट मामले की प्रक्रिया अपनाई जाने के बजाय सम्मत मामले की प्रक्रिया अपनाई गई हो। विचारण दूषित माना जाएगा क्योंकि इससे आरोपित व्यक्ति को वारंट मामले में उसे मिलने वाली सुविधा से वंचित रखा गया था। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बद्री यादव के बाद में अभियोजन पक्ष के दो साक्षियों क्रमांक 8 एवं क्रमांक 9 द्वारा अपने पश्चातवर्ती कथनों में मिथ्या कथन किए थे, जिनका मिथ्या होने का उन्हें विश्वास था, जिनका सत्य नहीं होना वे जानते थे। अतः उन्हें इस धारा के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए शपथ भंग का दोषी माना गया। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने सेशन न्यायालय को आदेशित किया कि वह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 193 के अंतर्गत परिवाद दायर करे और विधि अनुसार कार्रवाई करे। तो साथियों, इसमें हमने कुछ उदाहरण बताए। अफजल बनाम हरियाणा राज्य के बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी 1996 के निर्णय द्वारा हरियाणा राज्य के IPS पुलिस अधिकारी ML अहलावत को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले रिकॉर्ड में हेराफेरी तथा मिथ्या साक्ष्य गढ़कर आगरा के 2 बालकों का व्यापन कर उन्हें अवैध रूप से निरोध में रखे जाने के लिए दंड संहिता IPC की धारा 193 के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास दंडित किए जाने को न्यायोचित माना। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस प्रकार की जांच के निर्देश दिए थे जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आरोप सिद्ध पाए जाने के कारण उसकी दोष सिद्धि करके उसे दंडित किया गया। यद्यपि अपील में अभियुक्त की दोष सिद्धि अपात्र कर दी गई, परंतु तब तक अभियुक्त अपनी 1 वर्ष की कारावास की सजा भोग चुका था। क्या कर अपील स्वीकार की और सजा को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन तब तक वह सजा भोग चुके थे अपनी। तो साथियों, हमने आपको स्पष्ट किया कि अगर कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 में, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई, इसमें 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी हैं? जो कोई जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य देगा, जो कोई किसी न्यायिक कार्रवाई में न्यायालय में मिथ्या कथन देगा, उसको सजा दी जाएगी 7 वर्ष तक का कारावास, दोष सिद्ध होने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरे में क्या कह रहे हैं? दूसरे में स्पष्ट किया गया है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट भिन्न किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा, गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी होगा, उससे भी दंडित किया जाएगा। जैसे इन्हें बीक के बक्से में चोरी का सामान रख दिया, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान क्या हो गया? 3 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपए का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम साथियों पढ़ेंगे अगली धारा। BNS की अगली धारा क्या है? BNS की धारा 230। BNS की धारा 230 जो कि IPC की धारा 194 के समरूप है। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। क्या कह रही है धारा? मृत्यु से दंडनीय अपराध, एक ऐसा अपराध जिसमें सजा का प्रावधान मृत्यु से दंडनीय है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, उसमें इस प्रकार के मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना दंडनीय बताया गया है। उपरोक्त धारा तथा आगे आने वाली धारा, मतलब BNS की धारा 230 और 231 में मिथ्या साक्ष्य के अपराध के गुरुतर स्वरूप के अपराधों का उल्लेख है। यदि मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का आशय किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध के लिए सिद्ध दोष कराने का हो, यानी किसी को इस प्रकार से हत्या के अपराध में सिद्ध दोष कराने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाए या दिए जाएं, तो ऐसे अपराधी को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास तक के कठोर कारावास अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। और यदि ऐसा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के फलस्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति की दोष सिद्धि करके मृत्युदंड कार्यान्वित कर दिया जाए तो उसे अभियुक्त को मृत्युदंड या उपरोक्त किसी दंड से दंडित किया जाएगा, जो ऊपर बताया गया, जीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास। इस संदर्भ में दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य का बात उल्लेखनीय है।
इस बात में अन्वेषण कर रहे पुलिस निरीक्षक ने ग्राम वासियों तथा 2 सरपंचों से मिली भगत करके एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या के अपराध में फंसवा दिया, जिसके कारण सेशन न्यायालय द्वारा उसकी दोष सिद्धि की गई, जिसके विरुद्ध उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील की सुनवाई के दौरान कथित हत्या किया गया मारा गया व्यक्ति न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हो गया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उक्त पुलिस निरीक्षक, सरपंच तथा अन्य साक्षियों के विरुद्ध धारा 340 सैपटित धारा 194 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाना आवश्यक उचित था। साथियों, एक उदाहरण हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार का उदाहरण था कि एक व्यक्ति है जिसके इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी और सरपंच पंच ने मिलकर के सेशन न्यायालय से सजा दिलवाई। लास्ट में अपील की गई तो जिस व्यक्ति को की हत्या होना बता रहे थे वो स्वयं उपस्थित हो गया, तो फिर वहां पर सजा इनको दी गई। जो लोग शामिल थे मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और मिथ्या साक्ष्य देने में, उन सभी को सजा सुनाई गई। तो इसमें साथियों स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोई मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से, मतलब दोष सिद्धि ही कराने के आशय से और उनके कथन से दोष सिद्धि हो जाती है और इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। कैसा किया जाएगा दंडित? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना, और दूसरी कंडीशन में अगर उसको फांसी की सजा दिलवा दी गई है झूठे कथन कर करके तो उसको फिर मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 231, बीएनएस की धारा 231 जो कि आईपीसी की धारा 195 के समरूप है। आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। अभी हमने क्या पढ़ा? मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से। अब हम पढ़ रहे हैं आजीवन कारावास। क्या पढ़ रहे हैं? आजीवन कारावास। इसमें क्या कहा गया है इस धारा में? इस धारा में भी मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के एक अन्य गुरुतर स्वरूप का उल्लेख है। इस धारा के अनुसार यदि मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का आशय किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष कराना हो जो आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के दंड से दंडनीय हो, तो दोषी व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस निर्दोष व्यक्ति को दिया जाता यदि मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उसकी दोष सिद्धि हो जाती। दोष सिद्धि हो जाने पर उसको दिया जाएगा। उदाहरण ए, न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि इससे उस व्यक्ति को डकैती के लिए दोष सिद्धि हो जाए। चूंकि डकैती के अपराध के लिए आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा का दंड देय है, अतः ए को भी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए इसी दंड से दंडित किया जाएगा। यानी जिस दंड के लिए मिथ्या साक्ष्य दिया गया है और जितना प्रावधान उस दंड में है तो उतना ही यह साबित हो जाने पर कि उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया गया है उसको दंडित किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि इस धारा के उपबंध पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 230 के उपबंधों के समरूप ही है। अंतर केवल इतना है कि बीएनएस की धारा 230 ऐसे मिथ्या साक्ष्य की प्रति लागू होगी जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्ति को सिद्ध दोष करके मृत्युदंड देय होगा, जबकि बीएनएस की धारा 231 केवल आजीवन कारावास, क्या आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लागू होगी। क्या होगी? कारावास से आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के दंड से दंडित किए जाने वाले अपराधों के लिए लागू होगी। आर वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के समर्थन में मिथ्या साक्ष्य देना आईपीसी की धारा 193 और आईपीसी की धारा 195 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, न कि धारा 211 के अंतर्गत। अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु गठित प्राधिकरण को धारा 195 के प्रयोजन के लिए न्यायालय नहीं माना गया, भले ही उसकी कार्य पद्धति में न्यायिक कार्रवाई के सभी लक्षण विद्यमान हो। जहां किसी व्यक्ति ने अपने मकान को स्वयं जलाकर किसी अन्य पर इसका आरोप लगाया हो तो उसे धारा 195 के अंतर्गत आरोपित न करके धारा 211 के अधीन दोष सिद्ध किया जाना चाहिए। परंतु जहां ए ने बी को चुराए गए माल को छिपाने के आरोप में फंसाने की आशय से रेलवे की चुराई हुई लोहे की पिनें बी के मकान और खेत में छिपाने में मदद की हो तो उसे
बीएनएस की धारा 231 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाना उचित माना जाएगा। तो साथियों, हमने क्या स्पष्ट किया, बीएनएस की धारा 231 में, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा जिस प्रकार का उसने मिथ्या साक्ष्य जिस प्रकार के अपराध में दिया है। इसमें दंड का प्रावधान आजीवन कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का है। अगली धारा है बीएनएस की धारा 232। क्या है बीएनएस की धारा 232? जो कि आईपीसी की धारा 195A के समरूप है। किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। क्या कह रही है धारा? किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। इस धारा के पहले हम बीएनएस की धारा 227, बीएनएस की धारा 228 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मतलब इस धारा को, बीएनएस की धारा 232 को बीएनएस की धारा 227 और 228 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसे साक्ष्य में तभी लागू किया जा सकेगा जब कोई मिथ्या साक्ष्य दी गई हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ी गई हो।